कि भाई जी की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है ना। तो वो कहाँ से आया वो वैल्यू, वो सब स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसमें ना बेसिक डिराइवेशन है, जो कोर्स की इक्वेशन हमने पढ़ी ना वो ही स्टडी करनी है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल डिराइवेशन है, वो बता देता हूँ, पहले लिखना मतलब डिस्कस करते हैं। ये अर्थ मान लेते हैं और क्या मास है रेडियस आ रही, ठीक है। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, इस पार्टिकल का मास स्मॉल एम ले लेते हैं, ये ऑलमोस्ट सरफेस पे ही है इसका मास, ठीक है। इनके बीच में भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कैसे निकाले, हमने इक्वेशन पढ़ दी है, F इक्वल टू GM1 M2 बाय R, पर क्या ध्यान रखना है इसमें, ये स्फीयर है और इसको हम स्फीयर मान सकते हैं, तो इसका पूरा मास मान सकते हो, तुम कहाँ पे आ गया, सेंटर पे, बाद में फॉर्मूला लगाना। तो पूरा मास सेंटर पे ले लेते हैं, ये पार्टिकल है, इसका मास है, इसका फोर्स कहाँ पे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, F, और उसका एक्सेलरेशन भी कहाँ पे होगा, नीचे होगा। बस इधर इतना ध्यान रखना है, ये जो एक्सेलरेशन है A, हम वो A सिंबल यूज नहीं करते, दूसरा सिंबल यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, स्मॉल g, ठीक है। न्यूटन लॉ लगा है, तो F इक्वल क्या होता है, जब मैं F इक्वल टू एक ही जगह क्या लिख सकता हूँ, g, F मुझे पता है, ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, g m1 m2, यहाँ पे m1 और m2 क्या है, me और m, ये कितना डिस्टेंस होगा, r के बराबर होगा, रेडियस होगा r के बराबर में, r स्क्वायर इक्वल टू m g, ये m कट हो गया, g की वैल्यू कितनी है, g m e बाय हो गया, कितना ही g m e बाय r स्क्वायर। कैपिटल G की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ भी पता होता है, रेडियस ऑफ अर्थ भी पता होता है, ये सब वैल्यूज डालोगे तो कितना आएगा आंसर अपना, वो 9 पॉइंट इधर से किस पे डिपेंड करता है, जी पे, ये मतलब किस पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं, सपोज हम चले जाए मून पे, तो वैल्यू यही रहेगी 9.8 या चेंज हो जाएगी, क्यों चेंज हो, मुझे इधर से समझाओ, मुझे इधर से m और r चेंज हो रहा है, g पर चेंज ना हो रहा है, ये दोनों चेंज हो रहे हैं, तो कोई दूसरे प्लेनेट या मून पे जाओ तो वैल्यू चेंज हो, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे हूँ, उसकी जगह सपोज मैं कहीं और जाऊँ, वेसू चला जाऊँ, पिपलो चला जाऊँ, यहाँ पे तो वैल्यू क्यों, नहीं, ठीक है ना, प्रॉब्लम क्या रहेगा, ठीक है। अब से ये डिराइवेशन है, ये इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, तो ऐसा बोर्ड में डेफिनेटली आ सकता है, ये पूरा डिराइव करो, तो ये आगे भी हमने डिस्कस किया है, डिराइवेशन हो तो पहले प्रॉपर स्टेटमेंट वो सब लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट इसका लिखेंगे, बोलो क्या आएगा स्टेटमेंट, जो आपने बोले इसका समझाना पड़ेगा, क्या आएगा बोलो, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m on the या near the surface of earth of mass m and radius r equal to statement. Consider a particle of mass m. Consider a particle of mass m near the surface of earth, near the surface of earth of mass m and radius r, of mass m and radius r, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम लिखना कुछ मतलब से डायग्राम ड्रॉ करो,
चलिए ड्रॉ उसका स्टेटमेंट लिखो। द ग्रेविटेशनल फोर्स of Earth, the gravitational force of Earth is just as if the gravitational force of Earth is just as if the entire mass is concentrated. The entire mass is concentrated. Entire mass is concentrated at its center. At its center. बाद में इक्वेशन लिखो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिखो F इक्वल टू G MEM, जैसे बता मैं तो लिखो F इक्वल टू G MEM by RE स्क्वायर। F equal to G MEM by RE square, ठीक है। और बाद में ये जो हमने इक्वेशंस लिखी इधर तो क्या बेसिकली वो न्यूटन लॉ लगा है। F equal to M मतलब न्यूटन लॉ है, कौन सा लॉ, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ। उसके बाद देखो अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, ये लिखो पूरा फाइनल का बॉक्स बना देना। ये जी है, ठीक है ना। इसके आगे स्टेटमेंट लिखो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ कैपिटल G, ME and RE, on substituting the values of G, ME and RE, substituting the values of G, ME and RE, small g equal to 9.81, small g equal to 9.81 meters per second square, 9.81 meters per second square is obtained, 9.81 meters per second square is obtained, ठीक है। वो वैल्यू आती है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, ठीक है। तब इसमें ना एक और फॉर्म देखो, एंथैल्पी में तो इतना ही दिया है, पर और थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है। ये हमें मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। काफी बार क्वेश्चन में डेंसिटी भी आ सकती है। अर्थ जो है, अर्थ को हम बेसिकली क्या स्फीयर मान सकते हैं। अर्थ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है या नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर है। यूनिफॉर्म मतलब क्या, पूरा एक ही मटेरियल हो उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अलग अलग मटेरियल हो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। अर्थ इज अ यूनिफॉर्म स्फीयर और नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर। नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर सरफेस पे देखो तो वाटर है, ये जमीन है, ग्राउंड है, ठीक है। और नीचे जाओ पता है अर्थ के भी लेयर्स आते हैं, मेंटल, क्रस्ट, कोर, वो सब होता है। हर एक में क्या अलग अलग मटेरियल्स होते हैं। तो अर्थ का एक्चुअली नॉन यूनिफॉर्म, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए मान के चलते हैं कि अर्थ यूनिफॉर्म है, उसकी डेंसिटी क्या ले लेते हैं, रो लेते हैं, ठीक है। तो उसके टर्म्स में भी ये स्टडी कर सकते हैं। इसके आगे लिखो कंसिडरिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, considering average density of Earth, considering
एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ एज रो ई, सिंबल याद है ना, रो, कंसीडरिंग एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ एज रो ई। तो देखो रो ई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अर्थ का एम है, वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ स्फीयर है, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इधर से एम लिख सकते हैं हम 4/3 पाई रो ई आर ई क्यूब। तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो देखो जी इक्वल टू कैपिटल जी ऐसा ही रहेगा, एम की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये आर ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखो जी का एक और फॉर्मूला है, क्या है, जी 4/3 पाई रो ई आर, ये एक और फॉर्मूला है। मतलब बोल सकते हो जी प्रोपोर्शनल टू किसके प्रोपोर्शनल है, रो ई और आर, डेंसिटी और रेडियस पे डिपेंड है, ये भी एक फॉर्मूला है। देखिए ये डेंसिटी के टर्म्स में, ठीक है। अगर सपोज कोई और प्लैनेट पे तुम्हें वैल्यू निकालनी हो जी की, तो ये सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इसका ध्यान रखना, मास और रेडियस क्या उस प्लैनेट का तुम्हें डालना है, ठीक है ना। तो इसके आगे लिखो, फॉर अदर प्लैनेट जी को हम क्या लिख सकते हैं, जी की लिख लेते हैं प्लैनेट के लिए, MP अपॉन RP स्क्वायर। और अगर डेंसिटी के टर्म्स में चाहिए तो ये लाइक प्रोपोर्शनैलिटी काम आएगी, रो पी आर, ठीक है ना। ये दोनों लिख लो, ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरे बैंक के लिए फॉर्मूला रहते हैं, ठीक है। ये तो हम यूज करेंगे प्रॉब्लम में। ये एक केस पढ़ लिया, एक डिराइवेशन पढ़ लिया, और है ना 2 केस और स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है हमें, ये जो वैल्यू हमने निकाली 9.8 वाली, वो कहाँ पे निकाले हमने, सरफेस। अभी हम जैसे सेकंड थर्ड फ्लोर पे है तो भी वैल्यू मान सकते हो 9.80। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफी ऊपर है जमीन से। और अर्थ के टर्म्स में देखो, अर्थ का रेडियस पता है कितना होता है, 6400 किलोमीटर, बहुत हाई वैल्यू है। तो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये अपनी हाइट तो कुछ भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट हम मान सकते हैं कि क्या 9.80 रहती है। पर सपोज तुम और ऊपर जाओ, मान लो 500 किलोमीटर ऊपर जाओ, 1000 किलोमीटर ऊपर जाओ, जहाँ पे सैटेलाइट होते हैं, उधर जी की वैल्यू है ना 9.8 नहीं, उधर जी की वैल्यू कम होती है। तो हमें वो स्टडी करना है कि हम अगर कोई हाइट पे चले जाए तो फिर वो वैल्यू इक्वेशन क्या होगी। अब जैसे हाइट पे गए वैसे क्या अंदर भी जा सकते हैं, डेप्थ पे जाते हैं तो भी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। तो हमें वो स्टडी करना है, वेरिएशन स्टडी करना है, ठीक है। लिखो इसके बाद
variation of acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity, variation of acceleration due to gravity with height, variation of acceleration due to gravity with height. ठीक है, तो इसमें देखो प्रोसीजर सेम ही है जो हमने अभी किया, वही सेम प्रोसीजर है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये अर्थ है, मास एम, रेडियस आर ई। अब पार्टिकल सरफेस पे नहीं है, बस कुछ हाइट पे। ये मास एम, ये जो हाइट है ये एच है, ठीक है, सरफेस से एच हाइट। प्रोसीजर सेम ही रहेगा। क्या करना है, फोर्स निकालना है, ध्यान रखना क्या करना है, फोर्स निकालना है, बाद में न्यूटन सेकेंड, पूरा सेम प्रोसीजर। तो क्या करें इसमें, ये पार्टिकल तो चलो इधर ही है, इस पूरे अर्थ का मास क्या सेंटर पे ले लेते। अब ये डिस्टेंस बता सकते हैं क्या होगा, डिस्टेंस आर ई प्लस एच। इसमें फोर्स कहाँ पे नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन भी नीचे होगा, बस वो एक ही जगह हम क्या लिखेंगे उसको, ठीक। तो इक्वेशन है अपने पास F इक्वल टू एम ए, इसकी जगह मैं एम जी लिख लेता हूँ, और F की इक्वेशन बोलो इस डायग्राम से, जी एम एम टू आर स्क्वायर फॉर्मूला है अपने पास, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, पूरा होगा ना डिस्टेंस, होल स्क्वायर इक्वल टू एम जी, ये कैंसिल हो गया। जी की इक्वेशन क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। सेमी प्रोसीजर कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको आगे और थोड़ा स्टडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे बॉक्स नहीं बना, इसको और थोड़ा स्टडी करेंगे हम आगे, ठीक है। तो इसके लिए बताओ स्टेटमेंट क्या है, शुरुआत कंसीडर पार्टिकल ऑफ मास m at height h on the surface of mass m and radius r, ठीक है, वो लिख लो। उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करें। तो डायग्राम ड्रॉ करना, इक्वेशंस अभी नहीं लिख ली। कर लिया ड्रॉ डायग्राम, उसके बाद बताओ क्या स्टेटमेंट ऐड करें। तो न्यूटन सेकंड लॉ वाला ऐड करना है, और क्या ऐड करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला ऐड करना है। लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड पार्टिकल विल बी, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ and particle will be, earth and particle will be F equal to G M E M, F equal to G M E M upon R E plus H whole square, F equal to G M E M upon R E plus H whole square, ठीक है, ये फॉर्मूला। और उसके बाद देखोगे अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, पूरा प्रॉपर्ली लिखना होता है। अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ
मोशन, ठीक। उसके बाद ये पूरा लिख लो F इक्वल टू एम ए से, इक्वल टू एम ए से पूरा लिख सकते। देखिए बॉक्स में नहीं बनाना है। अब कभी करते हैं तो देखो इसमें ना थोड़ा मैनिपुलेट करना है इस इक्वेशन को। क्या कर सकते हैं हम यहाँ इधर है ना आर बाहर ले लूँ। अगर मैं आर बाहर ले लूँ तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, क्यों यहाँ पे स्क्वायर 1 प्लस और इधर क्या लिख सकते हैं एच बाय आर स्क्वायर। ठीक है देखो the term GME by RE square capital the term GME by RE square क्या है वो GME by RE square अभी हमने देखा तो क्या स्मॉल g के बराबर है। देखो GME by RE square इक्वल टू स्मॉल g g नॉट कर देना स्मॉल g नॉट GME by RE square इक्वल टू स्मॉल g नॉट that is acceleration due to gravity at the surface, that is acceleration due to gravity, that is acceleration due to gravity at the surface। तो देखो g इक्वल टू ये GME by RE स्क्वायर है उसको क्या लिख लिया g नॉट। तो इक्वेशन में भी क्या आ गई g इक्वल टू क्या होगा g नॉट 1 प्लस h बाय आर। ये इस पे बॉक्स बना दो, ये अपनी काम की इक्वेशन g इक्वल टू g नॉट 1 प्लस h बाय आर स्क्वायर। ठीक है ये यूज करनी है इक्वेशन। इसमें मुझे बता सकते हो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी ये सिंपल मैथ्स ही लगाना है, लॉजिक लगाना है। जैसे जैसे ये हाइट एच बढ़ेगी ये जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी या कांस्टेंट रहेगी। क्यों कम होगी ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल ये पूरा क्या बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी कम होगी। ठीक है जी की वैल्यू कम जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं जी की वैल्यू कम। ठीक है तो ये एक अपना फॉर्मूला क्या है काम का। ठीक है जी नॉट कौन सा होता है फिक्स है 9.8। ठीक है अब इसमें ना थोड़ा और मैथ्स लगाना होता है। इसके आगे लिखो समझाता हूँ डिस्कस करते हैं। लिखो इसमें इफ द हाइट h is very small, if the height h is very small compared to the radius of Earth, if the height h is very small compared to the radius of Earth, ब्रैकेट में ऐसे लिखो ये h very very less than re ऐसे लिखना है h very very less than re लिखा। Then using binomial expansion
when using binomial expansion. तो देखो अब इसमें थोड़ा जो मैथ के स्टूडेंट है उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम शायद पढ़ा हो, जो नीट के स्टूडेंट उनको बता देता हूँ, ठीक है क्या होता है। ये जो स्क्वायर का टर्म है उसको मैं ऊपर ले लूँ, इतना तो सबको पता है, ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी ऊपर ले लो। अब ये बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल का मतलब समझा, बाइनोमियल मतलब क्या, दो टर्म हो उससे बाइनोमियल कहते हैं। ये एक और ये दो, जैसे क्या कर सकता हूँ बाइनोमियल टर्म बोलते हैं। अब ये टर्म क्या बोलता है, अगर ये वैल्यू 1 के बाजू में ये जो वैल्यू है वो बहुत कम हो, मतलब ये बहुत बड़ा है ये बहुत छोटा है, और ये वैल्यू बहुत कम हो तो जो पावर है ना उसको डायरेक्ट आगे ले सकते हैं, सिंपल हो जाए इसको डायरेक्ट आगे ले सकते हैं। तो जी इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, जी नॉट, ऐसा ही रहेगा, ये टर्म आगे ले लो क्या हो जाएगा, लाइक ऐसे, और पता होना चाहिए हर बार कब ले सकते हो, ये टर्म कभी ले, ठीक ये बात लिख लो, एक बार डिस्कस करते हैं कब क्या यूज करना है, लिख लो। लेकिन अब देखो दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास, हाइट की कौन सी कब यूज करनी है और पता होना चाहिए। तो कब यूज करो जब हाइट बहुत छोटी हो, मतलब मान लो पार्टिकल 1 किलोमीटर ऊपर है, 2 किलोमीटर ऊपर है, अपने लिए 1 किलोमीटर की हाइट मतलब बहुत बड़ी हाइट, 1 किलोमीटर मतलब बहुत ऊपर है, पर मैं किसके कंपैरिजन बोल रहा हूँ, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन, वो हाइट क्या है बहुत छोटी है। तो 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर भी गिन लो हम ऊपर जाए तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर दिया, और रोज 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर जाए, 2000 किलोमीटर ऊपर जाए, वो काफी हो गया, तो फिर ये फॉर्मूला, ठीक है ना, कब कौन सा यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये केस जो हमने स्टडी किया वो किसका स्टडी किया, हाइट। अब वैसे देखो इसलिए इतना लिखवा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में देखोगे तो सिर्फ यही काम आने वाला है, पर ये क्यों लिखवा रहा हूँ, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकता है, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये समझ के लिख सकते हैं, ठीक है। ये केस आ गया हाइट का, और किसका देखना है, डेप्थ, जब हम नीचे जाएंगे, ठीक है। तो लिख लो नेक्स्ट, वेरिएशन, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन इन एक्सेलरेशन due to depth, variation in acceleration due to depth, ठीक। अब डेप्थ के केस में देखो डायग्राम, ये थोड़ा मैं बड़ा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सपोज ये अर्थ है, ठीक है, मान सेमी रेडियस आर, और पार्टिकल जो है वो क्या कुछ डेप्थ पे, यहाँ पे पार्टिकल सरफेस पे डी डेप्थ पे, ठीक है, यहाँ पर अंदर। तो इसमें अब मुझे डायग्राम ड्रॉ करना हो, इसमें अगर मुझे डायग्राम ड्रॉ करना हो तो कैसा होगा कि पार्टिकल यहाँ पे, अब ये ध्यान रखना, ये आगे आगे मतलब बेसिकली 12th में ये कंसेप्ट में बहुत काम आएगा, अभी से बता देता हूँ। अगर हम अंदर स्टडी कर रहे हो ना तो पूरा मास सेंटर पे नहीं ले, क्या ले सकते हो सेंटर पे, यहाँ पे पार्टिकल है ना उतने पार्ट का स्फीयर बनाओ, उतने पार्ट का स्फीयर बनाओ, इसका मास, पूरे स्फीयर का मास एम ही है, इतने स्फीयर का मास क्या है, कुछ कम होगा तो कुछ एम डैश से ले, तो इतना जो स्फीयर है ना उसको सेंटर पे ले,
पूरा नहीं लेते, इतना पार्ट सेंटर पे लेते, तो वो सेंटर पे ले लेते हैं। मास एम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एम डैश। कितना होगा, क्या होगा इनके डिस्टेंस? आर ई माइनस डी, पूरा आर ई था ना, डी डैश पे कितना होगा डिस्टेंस? आर ई माइनस डी, और इनके नीचे इधर क्या लग रहा है? फोर्स। और वो क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हैं, एफ इक्वल टू जी एम वन इनटू वाई आर स्क्वायर। बोलो क्या आएगा? एफ इक्वल टू जी, ये डायग्राम, एम डैश एम अपॉन आर ई माइनस डी, ठीक है। ये इसको भी स्टडी करते हैं। बोलो पहले स्टेटमेंट बोलो, क्या आएगा शुरुआत में? पार्टिकल ऑफ मास है at a depth d from the surface of earth, तो मास सेमी एंड रेडियस आ रही थी ना, वो पार्ट तो सेम ही रहेगा। लिख लो और बाद में डायग्राम ड्रॉ करो। कोई इक्वेशन मत लिखना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर लिया डायग्राम, स्टेटमेंट लिखो। उसके बाद the sphere of mass m dash, the sphere of mass m dash and radius r e minus d, sphere of mass m dash and radius r e minus d will apply the gravitational force on the particle, will apply gravitational force on the particle, will apply gravitational force on the particle, ठीक है। उसका जो इक्वेशन लिखो, F equal to gm dash m upon r minus d square। देखिए इक्वेशन, ठीक है। अब देखो ये अपना फाइनल आंसर नहीं है, इसमें वही से जी निकालना है, तो उससे न्यूटन लॉ इसके आगे लगाते हैं। देखो इसके नीचे अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, तो देखो F इक्वल टू एम ए लगाते हैं, तो F इक्वल टू क्या है? एम जी, एफ की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, जी एम डैश एम अपॉन आर ई माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू एम जी, ये एम कैंसिल, तो इधर से जी स्मॉल जी कितना आ रहा है? जी एम डैश अपॉन आर ई माइनस डी स्क्वायर, स्मॉल जी आ रहा है। देखो इसमें
अब हमें एम डैश नहीं पता है, हमें तो एम ई पता है मास ऑफ अर्थ, तो उसको भी क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करें? बहुत सिंपल लॉजिक है, डेंसिटी यूज करें। ठीक है, इसके आगे लिखो द मास एम डैश कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, द मास एम डैश कैन बी सब्स्टिट्यूटेड by studying the mass and dash can be substituted by studying average density of Earth, by studying average density of Earth। तो पूरे अर्थ की डेंसिटी, पूरे अर्थ की डेंसिटी मैं कैसे लिख सकता हूँ? मास अपॉन वॉल्यूम पूरे अर्थ का क्या आएगा? 4/3 पाई ReQ। वही डेंसिटी मैं स्फीयर की भी मान सकता हूँ, एम डैश, उससे डेंसिटी लिख सकते हो। तो उसका क्या होगा? उसका फॉर्मूला एम डैश अपॉन उसका वॉल्यूम कितना होगा बता सकते हो? क्या होगा उसका? RE माइनस DQ। तो जब से एम डैश आ जाएगा कितना आएगा? 4/3 पाई तो कैंसिल, ME RE माइनस DQ अपॉन ReQ। देखो इसमें देखिए, अब ये फाइनल आंसर आ जाएगा। स्मॉल जी मुझे चाहिए, तो स्मॉल जी क्या आया था अपना? ये था, ये इधर एम डैश सब्स्टिट्यूट करना है, तो जी एम डैश की जगह क्या आएगा? ME RE माइनस DQ अपॉन ReQ, और नीचे ये RE माइनस D स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो G इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? G ME, एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, RE माइनस D अपॉन ReQ, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इधर एक साथ पूरा बाद में लिख लेना। ठीक है, तो थोड़ा रीअरेंज करना है। तो G इक्वल टू, देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? ऐसे लिख सकते हैं, ReQ को मैंने अलग कर दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? G नॉट लिख सकता हूँ, 9.8 वाला। ठीक है, तो G इक्वल टू G नॉट आ गया, और इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या आया? 1 माइनस G बाय ये फाइनल GP। ठीक है, देखिए इसमें मुझे बता सकते हो, जैसे जैसे हम नीचे जाएं, जैसे जैसे नीचे जाए मतलब डेप्थ बढ़ रही है, डी बढ़ रहा है, जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम? बढ़े।
न्यूमरेटर में एक्चुअली तो इधर आगे देखो ना माइनस, तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी माइनस में वैल्यू बढ़ेगी ओवरऑल फिर क्या होगा, कमी है, ठीक है, कमी होती है। अगर हम सेंटर पे पहुंच जाए, अर्थ के सेंटर पे, मतलब डी की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं, सरफेस से गिनना है, सरफेस से तुम सेंटर पे गए तो कितना आर हो गया ना, तो डी की डेप्थ कितनी हुई, डेप्थ आर हुई, तो इधर आर डालो क्या हो गया 1 माइनस 1 0, जी की वैल्यू क्या हो जाती है 0, ठीक है। इसके आगे लिखो एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ D equal to RE at the center of Earth, D equal to RE, therefore G equal to 0, therefore G equal to 0, ठीक है, मतलब उधर सेंटर पे कोई ग्रेविटी नहीं है। एक ग्राफ इसका आता है, वो ड्रॉ करना है। यहाँ पे स्मॉल जी ग्रेविटी है और यहाँ पे डिस्टेंस है, ये ओरिजिन मतलब सेंटर, अपना रेडियस ऑफ अर्थ। तो देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे थोड़ा मैथ यूज होगा, माइनस डी है, सिर्फ डी है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं लीनियर ग्राफ। तो लीनियर ग्राफ हमेशा कैसे ऐसे बढ़ता है, कहाँ तक बढ़ेगा, सरफेस, सरफेस पे वैल्यू कितनी होगी जी नॉट को 9.8, इसके आगे जा रहे हैं मतलब क्या हाइट पे जा रहे हैं ऊपर, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो उसमें हमने देखा कि वैल्यू क्या है, कमी होने का, उसमें टर्म देखो स्क्वायर आया था नीचे, कभी भी स्क्वायर टर्म नीचे आए तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कर्व होता है, तो ऐसे कर्व में डिक्रीज हो, ठीक है ना, ये ग्राफ। ठीक है, ये इतना पार्ट हमने पढ़ लिया, इक्वेशन स्टडी की, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स करने से पहले एक पॉइंट है ना जो तुम्हें काम आएगा, वो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। वेट अगर पूछा हो, वेट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी, एम जी। अगर मैं कुछ सरफेस पे, जैसे यहाँ पे हम खड़े हैं, तो अपना वेट किसके बराबर है, एम जी नॉट, और इधर जी कितना डालोगे, वो 9.8। पर सपोज कोई पूछे कि कोई हाइट पे निकालो, कोई डेप्थ पे निकालो, तो उसमें जी 9.8 पड़ता है। ये जो फॉर्मूला हमने लिखे ना उधर से, मतलब कोई भी पॉइंट पे वेट निकालना हो, फॉर्मूला वही रहता है एम जी, और जी कौन सा डालोगे वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2 3 4 बना के ना वो बस एक स्टेटमेंट लिख लो, weight of an object, weight of an object is given by, weight of an object is given by W equal to mg, weight of an object is given by W equal to mg, where g is the acceleration due to gravity, where g is the acceleration due to gravity at the position where object is located, where g is the acceleration due to gravity
at the position where object is located, ठीक है। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन अलग अलग कर लेते हैं, तो ये पार्ट भी अपना क्या पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स भी देख लेते हैं, अलग कॉम्पिटिटिव में कैसे आते हैं वो भी देख लेते हैं, ठीक है। देख क्वेश्चन ये पहला एनसीईआरटी का लिख पा रहा हूँ। A body weighs 63 Newton. A body weighs 63 Newton on surface of Earth. What is the gravitational force on it? What is the gravitational force on it due to Earth at a height equal to radius of Earth? At a height equal to radius of Earth. तो क्वेश्चन समझते हैं। इसमें एक ऑब्जेक्ट सरफेस पे अर्थ पे, तो उसका वेट दिया हुआ है कितना है 63 न्यूटन। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे पहुंचा है, कितनी हाइट पे पहुंचा है, और उसके रेडियस के बराबर, मतलब h इक्वल टू किसके बराबर है, h इक्वल टू क्या r, h इक्वल टू r उसके बराबर है। तो ऊपर गए तो वेट ऑब्वियसली क्या है, कम होगा। क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा है क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, किसका निकालना है, अर्थ का। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, ऐसा कभी भी कम है ना, ध्यान रखना है। तो इसको अंडरलाइन कर दो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ पूछा, मतलब क्या है, वेट ही निकालना। डायरेक्टली नहीं देंगे कि वेट निकालना, ऐसा हमें समझना है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ मतलब क्या है, वेट ही निकालना है। तो पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं, दूसरा अपने आप ट्राई करना है। तो इसमें तो डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या डेटा लिखोगे, ऑन सरफेस, ऑन सरफेस W नॉट इक्वल टू mg नॉट, W नॉट इक्वल टू mg नॉट इक्वल टू 63 न्यूटन, ठीक है, वो दे रखा है। W नॉट इक्वल टू mg नॉट इक्वल टू 63 न्यूटन, ठीक है, वो दे रखा है। और at height h equal to re, at height h equal to re क्या होगा, at height h equal to re, w equal to क्या होगा mg। ये g कैसे निकालोगे, g के हमने फॉर्मूला देखे, g नॉट 1 प्लस h बाई, सॉरी क्या लिखा, g equal to g नॉट अपॉन 1 प्लस h बाई re स्क्वायर, और g इक्वल टू g नॉट 1 माइनस 2h बाई r है ना। ये हाइट के दो फॉर्मूला देखे, कौन सा फॉर्मूला बोलो, कौन सा यूज किया, क्यों फर्स्ट वाला, हाइट किसके बराबर है, रेडियस ऑफ, और मतलब बहुत हाइट हो गई, तो ये वाला यूज करना, ये नहीं यूज करना, ठीक है। लिखो, ये दोनों लिखो, राइट काउंट करो, प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो इधर बाद में आगे सॉल्व भी कर लो, ये h की जगह क्या डालोगे, r, चलो पूरा सॉल्व करने की ट्राई करो। w निकालना है, कितना है 15.75,
जी किसके बराबर है? जी नॉट को भी ऐसा ही रखो, वैल्यू नहीं डालनी है, जी नॉट को ऐसा ही रखो। तो जी इक्वल टू क्या है, जी नॉट 1 प्लस एच की जगह आर डाल दिया, तो जी नॉट ये कितना हो गया 1 प्लस 1 2 पर उसका स्क्वायर है, तो बाई 4। इसका मतलब वेट कितना हो गया एम जी नॉट बाई 4, और क्वेश्चन में एम जी नॉट दे रखा है, एम जी नॉट कितना है 63 बाई 4, तो कितना आ गया वेट 63 बाई 4 करो कितना होता है 15.75 ये आएगा अपना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ओके, ये वेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। How much would a body weigh? How much would a body weigh halfway down to the center of Earth? How much would a body weigh? How much would a body weigh halfway down to the center of Earth if it weighs 250 newtons? If it weighs 250 newtons on the surface, if it weighs 250 newtons on the surface, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो अपने आप ही ट्राई करना है ये, ठीक है, बस फर्क क्या है मुझे बताओ। पहले हमने हाइट का फॉर्मूला यूज किया था, इसमें क्या करोगे डेप्थ का फॉर्मूला, अब उसमें डेटा और उसमें क्या डालना है डिसाइड करो, ट्राई करो। ये ग्रेविटेशन का मॉडल मिल चुका है क्या? सबको मिल चुका है? मिल चुका है ना?
डी की जगह क्या डालोगे फॉर्मूला आर बाई 2 है ना, हाफ में दिया हुआ है, डी की जगह क्या आएगा आर बाई 2। हमारा कुछ आंसर सरफेस पे W नॉट इक्वल टू mg नॉट वो दिया हुआ है 250 न्यूटन, और हमें हाइट पे निकालना, सॉरी डेप्थ पे निकालना है, तो फॉर्मूला पता है g इक्वल टू 1 माइनस d बाई आर ई, डी की जगह क्या डालो आर ई बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना, आर ई कैंसिल, तो ये कितना आ गया मतलब g नॉट बाई 2। तो मतलब अब वेट हमें निकालना है, वेट का फॉर्मूला पता है mg, और g अपना क्या है g नॉट बाई 2, और mg नॉट हमें पता है 250 है, मतलब कितना है 125 न्यूटन। तो ये वेट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी के दो, इसमें दो ही प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी, तो वो एक करवा दिए, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में भी कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी थोड़ा टाइप उससे लिख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन, अ प्लैनेट हैज average density, a planet has average density half that of Earth, a planet has average density half that of Earth, and radius 3 times that of Earth, and radius 3 times that of Earth, radius 3 times that of Earth, ठीक है। full stop. Find acceleration due to gravity. Find acceleration due to gravity on the surface of the planet. Find acceleration due to gravity on the surface of the planet if acceleration at surface of Earth, if acceleration at surface of Earth is 9.8 meters per second square, is 9.8 meters per second square, 100 meters per second square, ठीक है। ये क्वेश्चन ओके। ऐसा भी प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट कितने सारे टाइप के आते हैं, ठीक है। जरूरी थोड़ी सी बहुत जैसे ही प्लैनेट हो, अपने सोलर सिस्टम की बात करें कितने सारे अलग अलग प्लैनेट है, ठीक है, और इसका शेप साइज रेडियस सब अलग होता है, ठीक है। इसमें तो जी की वैल्यू निकालनी, जैसे इधर क्वेश्चन दिया हुआ है कि सरफेस पे कितनी है 9.8, और हमें क्या निकालना है, कोई प्लैनेट के सरफेस पे निकालना है। तो इसमें पहले तो डेटा के हिसाब से मुझे फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करें। सरफेस वाला, हाइट वाला, डेप्थ वाला कौन सा, सरफेस पे ही पूछा ना, तो सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। शुरुआत में जब हमने सरफेस वाला पढ़ा ना, देखो दो फॉर्मूला पढ़े, सरफेस के दो फॉर्मूला पढ़े, एक कौन सा फॉर्मूला पढ़ा वो GME बाई RE स्क्वायर, एक वो फॉर्मूला पढ़ा, दूसरा कौन सा डेंसिटी वाला,
डेंसिटी वाला पढ़ा, रो वाला। अब क्वेश्चन में मुझे बताओ कौन सा यूज करोगे, कौन सा यूज करोगे? डेंसिटी वाला। ये जो प्रोपोर्शनल आपको दिख रहा है, डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है वो यूज करना है, ठीक है। और उसका पता है प्लैनेट का दिया हुआ है, कब होता है डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्या जी प्रोपोर्शनल टू क्या था? रो और आर, ठीक है। उसको स्टडी करना है, करो, ट्राई करो। इसमें क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी यूज करो। डेटा क्या दिया हुआ है इसमें? डेंसिटी क्या दिया बोलो, प्लैनेट की। आप और मतलब रो की इक्वल क्या लिख सकता हूँ, वही बाई 2। और क्या दिया हुआ है? रेडियस क्या दिया हुआ है? 3 टाइम्स, मतलब आर की इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3 आर, ये लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे टाइप क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि इन्फॉर्मेशन की हमेशा प्रोपोर्शनलिटी यूज करें। तो प्रोपोर्शनलिटी कैसे यूज करें? मुझे प्लैनेट की निकालनी है, तो प्लैनेट प्रोपोर्शनल तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रो पी और आर पी। और इसका आइडिया है मुझे, तो अभी के लिए जी ई लिख लेता हूँ। क्या होता है, रो ई आर जी, दोनों को डिवाइड कर दें, जीपी अपॉन जी ई इक्वल टू रो सी अपॉन रो ई, और साथ में क्या है, आर पी अपॉन आर पी। अब बस सॉल्व करना है इसको, जीपी मुझे निकालना है, जी की जगह क्या लिखूंगा,
9.8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। जीपी बाई रोई इधर से बता सकते हो, जीपी बाई रोई निकालना है। नहीं पता, रोपी की जगह मैं रोई बाई को लिख सकता हूँ, इधर रोई आरपी की जगह क्या लिख सकता हूँ, यार अपॉन आर, ये कैंसिल, यार भी कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, जीपी अपॉन 9.8 इक्वल टू 3/2, ये तो भी ऐसा तो अब तो आ गया 9.8 इधर लेके जाओ, क्या आएगा 14.7 मीटर पर सेकेंड। कॉम्पिटिटिव में ऐसे टाइप कर सकते हैं, स्टडी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height h, small h, acceleration due to gravity at a height h is same as, acceleration due to gravity at a height h is same as the gravity, is same as the gravity at a depth, is same as gravity at a depth alpha h, is same as gravity at a depth alpha h, ठीक है, फुल स्टॉप, अल्फा h, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा। क्वेश्चन में ना दो इंफॉर्मेशन दे रखी है, एक इंफॉर्मेशन ये दी है और दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, ये दो इंफॉर्मेशन दी है, ऐड कर दो क्वेश्चन, ये दिया हुआ, ठीक है। ये पूरा अपने आप ट्राई करो, इसमें मुझे हिंट किया ऐसा कुछ नहीं देना, पूरा अपने आप ट्राई करो।
तो इसमें कुछ आइडिया लगा क्या करना है? इसमें डेप्थ और हाइट क्या करनी है? सेम करनी है। हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा? 1 - 2h/r वाला है, कोई दे रखा हो वीडियो नेक्स्ट वाला, बस दो को इक्वेट करो, हाइट और डेप्थ वाला। अरे हो गया क्या? सॉल्व करते हैं। हाइट का जो फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला क्या है? G0 1 - 2h/re। वो ही मुझे क्या डैश पे चाहिए? डैश का फॉर्मूला हमें पता है 1 - d/r है ना? दोनों को सेम दिया है कि ये दोनों सेम है, बस इसको सॉल्व करना है। तो G0 को कैंसिल, तो 1 - 2h/re इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 - d/r, पर डी इक्वेशन में दिया है अल्फा इसके बराबर है, तो 1 कैंसिल हो गया, 2h/r इक्वल टू अल्फा h/r, आर भी कैंसिल हो गया, एच भी कैंसिल हो गया, अल्फा इसके बराबर है। आया था क्या? अल्फा इसके बराबर 2 के बराबर है, देखिए डायरेक्ट किया तो इक्वेट कर दिया। ठीक है, ये एक इस क्वेश्चन में JEE 2022 जो उसका क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये ऐसे क्या है क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव पार्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, देखो ये इतना हो गया है, नेक्स्ट क्लास में दूसरे पूरे पार्ट पे आएंगे। ओके, और ये 2 मिनट को मैंने बताया था, मैंने बोला था वैकेशन से पहले कि अब वापस मुझे ना सबको इंडिविजुअल टारगेट सब देने, इंडिविजुअल देने मुझे ग्रुप्स में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स का वेक्टर्स में थोड़ा इश्यू लग रहा है मुझे, कुछ स्टूडेंट का एफबीडी में लग रहा है, मुझे अलग अलग इश्यूज लग रहे हैं, तो उस तरह से मैं टारगेट देना स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। अभी के लिए ये जो मॉड्यूल मिल चुका है ना ग्रेविटेशन का, तो अभी बस 10 मिनट में मैं इधर से ये जो आज पढ़ा है ना उसका एक टारगेट में दे देता हूँ, उतना कंप्लीट करके ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे, 5-10 प्रॉब्लम ही होंगे। ठीक है, उतना दे रहा हूँ, वो कर लो। पैरेलल में क्या ये चैप्टर तो चालू ही रहेगा और पहले के टारगेट भी देते रहूंगा। ठीक है, वो तो मैं